हाय फोक्स, तो ये वीडियो हम बात करेंगे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी का अभी रिसेंटली आईपीओ आया और जैसे ही आईपीओ आया बहुत सारे लोगों को लिस्टिंग गेन्स मिलने लग गए। इनफैक्ट जिन्हें भी आईपीओ अलॉट हुआ तो लोगों को लिस्टिंग गेन्स मिलने लगा और इंडिया के अंदर लोग जो है पागल हो चुके हैं। अगर आप एसएमई कंपनीज के भी आईपीओ देखोगे तो मैक्सिमम एसएमईज के जो कंपनीज के आईपीओ है वो 8 टाइम्स 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है। और इनफैक्ट वो बहुत सारी एसएमई कंपनीज के पास तो बिजनेस भी नहीं होता है। तो ये जो है दिक्कत चल रहा है इंडिया के अंदर आईपीओ के अंदर। लोगों को लगता है कि आईपीओ के अंदर स्टॉक्स जो है वो डिस्काउंट पे इन्हें मिल रहा है और जो भी आईपीओ पे इन्हें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ के इधर, या तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि आईपीओ के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि जब आप जो स्टॉक्स है वो कम प्राइस पे बाय कर सको। ये एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप बहुत सारे स्टॉक देखोगे तो जैसे कि जोमेटो आईपीओ के बाद आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे के गया कि आप कम कम प्राइस में स्टॉक को परचेस कर लो। पेटीएम ने भी ये अपॉर्चुनिटी दी। इनफैक्ट एलआईसी ने भी ये अपॉर्चुनिटी दी। अगर आप एलआईसी का स्टॉक देखोगे तो आईपीओ के बाद एलआईसी ने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप कम प्राइस पे परचेस कर लो। तो आईपीओ पे जो स्टॉक लेकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो उनके लिए तो ये और भी घटिया चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो एकदम से आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए पागल मत हो जाया करो। क्योंकि बेसिकली क्या चीज़ है कि आईपीओ के अंदर जो कंपनीज होती है वो हाईएस्ट वैल्यूएशन लेके आती है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आए, उनसे हाईएस्ट वैल्यूएशन ले ले, क्योंकि उन्हें वो टाइम पे और कोई इतना हाईएस्ट वैल्यूएशन दे नहीं सकता। चलो मैं मानता हूँ कि कंपनी को फंड्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है, बट स्टिल कंपनी का यही मेन फोकस होता है कि वो हाईएस्ट वैल्यूएशन चार्ज कर ले रिटेल इन्वेस्टर से। और रिटेल इन्वेस्टर्स ही इतने पागल होते हैं कि जो कि इन कंपनीज को हाईएस्ट वैल्यूएशन देते हैं, क्योंकि पी फंड, बायआउट फंड्स, वीसी फंड्स, ये सारे जो होते हैं ये इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए ये आकर आईपीओ लेके आ जाते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर्स पागल जैसे आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि हर एक कंपनी आईपीओ के बाद बुरी होती है? हर एक जो कंपनी जो आईपीओ लाती है वो बुरी होती है क्या? नहीं। आपको जो है कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना पड़ता है। अब रिसेंट एक कंपनी लिस्ट हुई थी पीएनजी कार्डगिल। अब सब लोगों ने इसके प्रॉफिट गेन्स बुक कर लिए रहेंगे। अब बेसिकली 99% ऑफ क्राउड जो होता है वो आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स के लिए एंटर करता है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं। तो मैं तो आईपीओ को लॉटरी सिस्टम बोलता हूँ कि अगर आप लकी हो तो आपको मिल जाएगा, अगर आप लकी नहीं हो तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ चल रही है अभी रिसेंटली आईपीओ के अंदर। और इंडिया के अंदर बुलिश मार्केट भी चल रहा है, बुल मार्केट भी चल रहा है। तो इसकी वजह से मैक्सिमम जो कंपनीज है वो आईपीओ के अंदर आपको प्रीमियम दे रही है, और कुछ कंपनीज अच्छी भी है जो कि प्रीमियम दे रही है। फिर उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें, एक बार पीएनजी कार्डगिल की बात करें, तो पीएनजी कार्डगिल आपके गोल्ड रिटेलर है इंडिया के अंदर। अगर आप गोल्ड रिटेलर की बात करो तो गोल्ड रिटेलिंग स्पेस के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। आपकी टाइटन, कल्याण, सेनको गोल्ड। इनफैक्ट राजेश एक्सपोर्ट्स को तो स्किप पे कर देना। ये जो कंपनी है पूरी फ्रॉड कंपनी है। ऐसी कंपनी से प्लीज़ दूर रहना। पीसी ज्वेलर्स, थंगाबाई ज्वेलर्स, ये सारी जो कंपनीज है ये गोल्ड स्पेस के अंदर लिस्टेड है। और सबसे फास्ट जो कंपनी फास्ट सेल स्पेस पे ग्रो हो रही है वो है कल्याण ज्वेलर्स। फिर उसके बाद आप पीएनजी गार्डगिल की बात करें, फिर अगर आप दूसरे कंपनी से कंपेयर करोगे तो हमें इंपॉर्टेंट है ना कि ये जो गोल्ड कंपनी आई है हमें उसके पीएस से कंपेयर करना पड़ेगा। तो टाइटन से अगर आप पीएनजी गार्डगिल का जो ग्रोथ पेस देखोगे तो टाइटन से पीएनजी का जो ग्रोथ पेस है वो ज़्यादा है। सेनको से कंपेयर करोगे तो सेनको से भी थोड़ा ज़्यादा है। फिर अगर आप उससे पीसी ज्वेलर्स से कंपेयर करोगे तो पीसी ज्वेलर्स, अभी अगर आप सेल्स ग्रोथ का पेस देखोगे तो पीसी ज्वेलर्स जो है वो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दे रहा है। तो पीसी ज्वेलर्स के अंदर क्या दिक्कत चल रहा है मुझे नहीं पता, मैंने इस कंपनी को ट्रैक नहीं किया है। जैसे ही आपकी जो पीएनजी गार्ड की लिस्ट हो गई स्टॉक मार्केट के ऊपर, लिस्टिंग हो गई इसके ऊपर एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि लिस्टिंग प्राइस जो थी 828 थी, और जैसे ही लिस्टिंग हो गई लोगों ने प्रॉफिट गेन्स बुक कर दिए और स्टॉक प्राइस जो है नीचे जाकर अभी 694,702 के आसपास जहाँ के पहुँच चुका है। तो एकदम से जब भी आईपीओ लिस्टिंग होता है ना तो आप सीधा जाके परचेस मत किया करो, स्टॉक वेट कर लिया करो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जैसे अभी भी मिल रही है। और ये हर स्टॉक के अंदर होता है क्योंकि मैक्सिमम क्राउड लिस्टिंग गेन्स बुक करता है। यही आपका हो रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। अब ये जो आईपीओ वाली जो बातें हैं वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है आईपीओ जैसे लिस्ट हो जाता है, लोग सोचते हैं कि भाई आईपीओ का जो शेयर है वो डबल हो जाएगा इमीडिएट और परचेस कर लेते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी वाली बातें जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है लोगों को समझना, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। बाकी हम पीएनजी पे ही चल जाते सीधा। तो पीएनजी कार्डगिल जो है बेसिकली एक गोल्ड रिटेलर है। अगर आप इंडिया का गोल्ड मार्केट देखोगे तो इंडिया का जो गोल्ड मार्केट है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग गोल्ड कंज्यूम करते हैं। इंडिया के अंदर गोल्ड कंजम्पशन जो है कम नहीं होगा, क्योंकि 60% ऑफ गोल्ड जो कि इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है वो सिर्फ ब्राइडल वेयर के हिसाब से होता है, मतलब वेडिंग्स के टाइम पे। तो वेडिंग्स जो है इंडिया के अंदर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। डेली वेयर के पास 35 to 40% गोल्ड यूज़ होता है और 8 to 10% जो होता है वो फैशन की वजह से होता है। तो भले ही गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाए, ये ब्राइडल वेयर वाला जो गोल्ड है वो कभी कंजम्पशन कम नहीं होगा, भले ही डेली वेयर और फैशन वेयर के ऊपर इम्पैक्ट देखने मिल जाए। मैक्सिमम लोग इंडिया में गोल्ड को जो है इन्फ्लेशन हेज जैसा भी कंसिडर करके रखते हैं। ये सारा जो डेटा है ये प्रॉपरली वेरीफाइड डेटा है। अगर आप देख सकते हो तो ये क्रिसिल का डेटा है। तो ये डेटा के अंदर प्रॉब्लम होगी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि क्रिसिल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिगार्डेड क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी। फिर उसके बाद अगर आप देख सकते हो
तो गोल्ड मार्केट जो है इंडिया के अंदर 8% कैगर से ग्रो हो रहा है फिलहाल, जो कि 16% कैगर पे ग्रो होगा। इंडिया के अंदर लोगों का जो ऑर्गेनाइज रिटेल गोल्ड ज्वेलर्स है उनके ऊपर जो है ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि कल्याण, टाइटन, आपके सेनको, ये सारी जो सेल्स की ग्रोथ है इन कंपनीज की वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। तो इसलिए इंडिया के अंदर क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग जो है ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है मार्केट गोल्ड का, और लोगों के पास फायदा भी हो रहा है ना अनऑर्गेनाइज मार्केट में जाके, क्योंकि इन्हें हॉल मार्किंग मिल रही है, प्राइस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मिल रही है, आफ्टर सेल्स सर्विस मिल रही है जो कि अनऑर्गेनाइज से बेटर है। तो इसलिए लोग जो है वो प्रेफर भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज पे जाना। तो ये सारी रीजन है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली मैक्सिमम गोल्ड का जो कंजम्पशन है वो रूरल इंडिया के अंदर होता है अगर आप अर्बन एरिया से कंपेयर करोगे तो। और मैक्सिमम कौन से सिटीज़ में होता है, सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है गोल्ड का वेस्ट बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, फिर उसके बाद राजस्थान, केरला। तो कंपनीज तो उससे 100% ज़्यादा ग्रो करेगी। अब पीएनजी अब आपको है ना, आप सोच रहे होगे कि ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने आप किसी भी कंपनी के मॉडल ही नहीं समझ सकते। आपको पहले बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए, फिर आप कंपनी का एनालिसिस तो आराम से कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस मॉडल पता है तो आप उस तरीके की 100 कंपनी ढूंढ कर लेकर आ जाओ, आप आराम से एनालिसिस कर लोगे। फिर उसके बाद बात करें तो पीएनजी के अंदर मैं पहले प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, फिर कुछ अच्छी बातें बता दूंगा, और फिर हम डिस्कशन खत्म कर देंगे इस कंपनी के बारे में। तो मैं ये भी बता दूंगा कि भाई इस कंपनी के बारे में मेरे क्या व्यूज़ है। तो पीएनजी की बात करें तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है इस कंपनी के अंदर वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब ये जो कंपनी है इसका हैवी रिलायंस है महाराष्ट्र पे, कि मैक्सिमम अभी तक ये बहुत छोटे स्केल की कंपनी है, प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है आईपीओ की वजह से मुझे पता है, लेकिन स्केल जो है कंपनी का बहुत ज़्यादा छोटा है। कुछ 9,000 करोड़ की कंपनी है ये, इन्हें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन कंपनी के सिर्फ 33 स्टोर्स है, और इन 33 स्टोर्स के अंदर कंपनी जो है 23 स्टोर्स कोको मॉडल पे चलाती है और 10 स्टोर्स जो है वो फोको मॉडल पे चलाते हैं। फोको मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल और कोको मतलब कंपनी के खुद के जो ओन स्टोर्स होते हैं वो। तो फोको मॉडल के अंदर कंपनी का जो एसेट लाइट मॉडल होता है उस पर कंपनी जो है अपने स्टोर्स रन करती होती है, जिसकी वजह से कंपनी के कॉस्ट भी कम होते हैं। और इन रीज़न की वजह से अब ये फोको स्टोर जो है मैक्सिमम ली स्टोर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ का जो है इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज, कल्याण, सेनको, टाइटन भी फोको मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट कल्याण तो पूरा ही फोको मॉडल की तरफ है, मैक्सिमम स्टोर्स इनके फोको मॉडल के ऊपर ही है। तो ये सारी जो कंपनीज है कॉन्स्टेंटली अपना जो पेस है वो चेंज करते जा रही है, अपना जो स्टोर फॉर्मेट है वो चेंज करते जा रही है, एसेट लाइट मॉडल की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि गोल्ड कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी ना अच्छे खासे देखने मिल रहा है। अगर आप पीएनजी के सेल्स ग्रोथ का नंबर देखोगे तो 35% से इन्होंने अपने जो सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ किया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जो है 108% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज अपने ऑपरेशंस के अंदर मिल रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। मेरे को एक नेगेटिव चीज़ इस पीएनजी गार्डियन ज्वेलर्स के अंदर एक नेगेटिव चीज़ लगी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के अलावा, कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, 4% के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन तो उससे भी ज़्यादा कम है। तो अगर मैं कल्याण से भी कंपेयर करूँ तो मुझे तो कल्याण के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो सबसे ख़राब लगते थे। अगर मैं सेनको को भी देखूँ तो सेनको के भी बेटर है, टाइटन के भी कल्याण से बेटर है। तो मुझे कल्याण के प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे, और पीएनजी के तो और भी ख़राब है उससे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो क्रेडिट रेटिंग दी है उस रेटिंग में अगर आप चेक करोगे तो कंपनी को जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने ए वाली रेटिंग दी है, मतलब आप इन्वेस्टेबल काइंड ऑफ कैटेगरी में रेटिंग दी है। अगर ट्रिपल बी से जा रहा है तो आप बोल सकते हो कि नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है। तो इनके बॉन्ड को कंपनी ने जो है ए रेटिंग दी, जो कि डिसेंट रेटिंग है, ना कि ज़्यादा ख़राब है ना कि ज़्यादा कम है। अब ए रेटिंग इन्होंने क्यों दी है, क्योंकि पहली चीज़ जो है इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क है। दूसरा जो है कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, तो कोई भी आईपीओ में रिसेंटली जो कंपनी लिस्ट होती है वो अपनी सेल्स ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, क्योंकि अभी इन्हें अभी जो रिसेंटली जो डेटा होता है वो इनका ऑडिटेड डेटा होता है, और इसके पहले का जो डेटा होता है वो अनऑडिटेड होता है। तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ी जो बहुत सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा दिखा देता है। हर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते आईपीओ के पहले जो सेल्स ग्रोथ होती है उस पर, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज का अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ ज़्यादा ही दिखती है। बट अगर आप देखोगे तो पीएनजी के कुछ 33 स्टोर्स ही है, उससे ज़्यादा स्टोर्स नहीं है। और रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी जो है मेंटेन करके चल रही है। जितने भी साल का मैंने रेवेन्यू इसका ट्रैक किया, हर साल कंपनी जो है 35-36% के आसपास ही जो है अपने रेवेन्यू जो है ग्रो कर रही है। तो ये जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि कंपनी जो है कंसिस्टेंसी पे चल रही है। कल्याण का भी यही सेम सीन है। टाइटन का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ का पेज जो है वो अभी धीरे धीरे कम होने लगा है। वो इसके वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी अटक चुका है टाइटन का। बट पीएनजी का अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मेंटेन्ड। अब कंपनी ने जो है आईपीओ फाइल किया है क्योंकि इन्हें फंड चाहिए था। फंड्स क्यों चाहिए थे, ये एक और नेगेटिव बात मुझे यहाँ दिख गई, डेट रीपेमेंट। दूसरी पॉजिटिव बात मुझे दिखी स्टोर एक्सपांशन। हर ज्वेलरी रिटेल कंपनी स्टोर एक्सपांशन कर रही है, क्योंकि इन्हें अपने स्टोर्स इंक्रीज करने। ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर इसलिए इंक्रीज देखने मिल रहा है आपको, क्योंकि हर कंपनी स्टोर एक्सपांशन कर रही है, फुटफॉल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लोग गोल्ड ज्वेलरी ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेना प्रेफर कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप देखोगे तो डेट रीपेमेंट के लिए आईपीओ इशू करना, ओला का भी यही दिक्कत था कि इन्हें डेट रीपेमेंट के लिए इन्होंने आईपीओ इशू किया। तो ये मुझे एक नेगेटिव बात लगती है, क्योंकि आप अगर कंपनी हो तो मतलब इनका अगर डेट टू एबिटा देखा मैंने तो 1.66 था, जो कि एक डिसेंट था। तो इसके लिए एकदम मतलब आईपीओ इशू करना डेट रीपेमेंट के लिए, मुझे इस कंपनी के ऊपर डेट भी इतना ज़्यादा दिखा नहीं। ये मेरी थियरी है, हम एकदम से कंक्लूजन नहीं दे सकते। और अभी इसका रिसेंटली आईपीओ आया है, तो आप इतने कंक्लूजन इस कंपनी पे पास भी नहीं कर सकते हो। आपके पास जितना अवेलेबल डेटा है उस पर ही आपको जजमेंट्स लेने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आईपीओ के टाइम पे कोई भी लिस्ट कंपनी जो लिस्ट हो सकती है। अब मेरा अगर मैं व्यू दूँ तो मैं इस कंपनी में एकदम से इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कंपनी को ट्रैक करता रहूँगा। अगर कंपनी जो है वही पेस पे सेल्स ग्रोथ अपने दिखाती रही, वही फास्ट पेस पे जो है कंपनी ग्रो होती रही, तो मैं इस कंपनी को कंसिडर करूँगा। जो कि ज़ोमैटो के केस में हुआ, आपके पेटीएम वगैरह तो ग्रोथ कोई दिखी नहीं पेटीएम के अंदर, एलआईसी के केस में भी हुआ। तो ये सारी जो कंपनीज होती है मैं वेट करूँगा, ट्रैक करूँगा कि भाई अच्छे से अगर कंपनी एक्सपांड हो रही है तो आई विल कंसिडर, नहीं तो फिर मैं इस कंपनी को स्किप कर दूंगा। बट ट्रैक करता रहूँगा, किसी भी कंपनी को ट्रैक करता रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर कब चेंजेस आ जाए। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ट्रेंड है। ट्रेंड के अंदर भी पहले ग्रोथ नहीं आती थी कोविड के टाइम पर, जैसे ही कोविड हो गया 2023 के अंदर ट्रेंड के अंदर जो ग्रोथ है वो एकदम से इरप्ट हो गई। और ये इरप्टेड ग्रोथ की वजह से ट्रेंड का जो स्टॉक प्राइस है अगर आप देखोगे, तो मुझे ऐसे तो ऑफ टॉपिक हम थोड़ा जा रहे हैं, बट हर कंपनी के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड का स्टॉक प्राइस देखोगे तो 256% हो चुका है। तो वही चीज़ है कि आपको कंपनी को ट्रैक करते रहना चाहिए कंटिन्यूस। फिर उसके बाद पता है तो इसका जो डेट मैट्रिक्स है वो मुझे डिसेंट लगे। अगर आप कंपनी का देखोगे तो ये भी थोड़े लो टिकट साइज आइटम बेचता है। अगर हम पीएनजी की बात करें तो ये भी, इनके भी आइटम थोड़े लो टिकट साइज है, मतलब सेंको टाइप की कंपनी है ये। ज़्यादा एकदम हैवी टिकट साइज आइटम पे सेल करने पे ये जो कंपनी है ये इस पर टिकी हुई नहीं है। लो प्रॉफिट मार्जिन जो है मुझे देखने मिले, जो कि मुझे पॉजिटिव बात नहीं लगी इस कंपनी के बारे में। बाकी इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए इतना ही है। मैं वेट कर रहा हूँ इनका कॉल होने का, और जैसे ही कॉल होगी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर अभी वाला व्यू चाहिए तो मैं अभी इसे कंसिडर नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। वैल्यूएशन में थोड़ी हाई के हिसाब से ही कंसिडर कर रहा हूँ इसे फिलहाल तो। बट वेट करूँगा कॉल होने के लिए, देखूंगा कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, बिजनेस को ट्रैक करता रहूँगा। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि बिजनेस इज गोइंग टू पीक या फिर पीक पे आ रहा है, वो हमें कॉल वगैरह पढ़कर समझ जाता है, क्योंकि हमें बिजनेस जो चला रहा है उसकी बातें सुननी है। तो मैं वेट करूँगा और फिर इस कंपनी को कंसिडर करूँगा। फिलहाल जो जो लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है और जो सोच रहे कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता होता है। वेट करो, ट्रांसक्रिप्ट आएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उस पर आप देखकर डिसीजन ले सकते हो। अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है जो कि आपको बोल रहा है कि मैंने डिसीजन लिया, ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी है, ये है वो है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे बंद भी हुए, बहुत सारे बिजनेसेस चल भी चुके, तो वो अगर आपको गारंटी देकर बोल रहा है तो वो झूठा है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।